हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसके पहले हमको समझना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में क्यों स्टडी करते हैं। मतलब कार्बन के कंपाउंड को केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी करने का रीजन क्या है। इसका रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज है और ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके स्टडी के लिए हमको केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीन्स कार्बन के कंपाउंड, ये कंपाउंड इतना ज़्यादा है नंबर में कि जितने भी अदर एलिमेंट हैं उन सबके कंपाउंड को इंक्लूड कर लिया जाए तब भी वो इससे कम है। दिस मीन्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कार्बन अकेले इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कि उतना कंपाउंड बाकी 117 एलिमेंट मिलकर भी नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को एक साथ रखेंगे तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अवॉइड हो जाएंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे, तो बहुत कम है वो इन कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं ताकि हम आसानी से सबका स्टडी कर सकें। आप कह सकते हो इनका नंबर लार्ज होने की वजह से इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका एक सेपरेट ब्रांच बनाते हैं और उस सेपरेट ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं। तो इसका मेन रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमको समझना कि कार्बन के कंपाउंड का लार्ज नंबर क्यों होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फैक्ट। ये जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर हम आपसे पूछे व्हाई, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है कार्बन, कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं जबकि बाकी किसी भी एलिमेंट के इतने ज़्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखिए इसके कई रीजन हैं। फर्स्ट इज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इन चारों की शेयरिंग करता है अपने कंपाउंड में। ये अपनी वैलेंसी 4 शो करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये ज़्यादा कंबाइन करता है। बाकी एलिमेंट इतना बॉन्ड नहीं बनाते, कुछ एलिमेंट बनाते हैं लेकिन उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आप सेकेंड थिंग देखेंगे कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी मीन्स देखो वैलेंसी 2 तरह के होते हैं। कोवैलेंसी मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो कोई भी एलिमेंट जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है वो उसकी कोवैलेंसी होती है और जितना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। तो कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये ओनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इसको C4 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना होगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट हो जाएगा। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं कर सकता, ये आयन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है तो C4 प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एटम से हम 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी और उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाई हो जाएगा। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं तो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाएगी। ऐसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन C4 प्लस के फॉर्म में बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी कोवैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ओनली कोवैलेंट। तो इससे इसके कंपाउंड का नंबर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है और ये ब्रेक नहीं होते डिजॉल्व करने पे भी। आप NaCl को डिजॉल्व कर दीजिए
तो NaCl वाटर में डिजॉल्व होने के बाद Na प्लस एंड Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि कार्बन के किसी कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होता है क्योंकि ये कोवेलेंट है। मतलब इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, चाहे आप सॉल्यूशन फेज में देखेंगे या सॉलिड फेज में, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। ये आयंस हैं, कभी भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और थर्ड रीजन इज कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से करता है। कैटिनेशन मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। कार्बन के एटम आपस में ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। आप ऐसे समझिए कि कार्बन इतना लॉन्ग चेन बना सकता है कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के कंप्लीट डीएनए को निकालिए, एक एवरेज वेट ऑफ 50 kg के ह्यूमन बीइंग के कंप्लीट डीएनए को रिमूव करके उसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज करिए, तो पूरे अर्थ के अराउंड 7 क्वाइलिंग होती है। दिस मीन्स कार्बन एक बहुत ही लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इसकी जो चेन की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, और कार्बन के हाई कैटिनेशन की वजह से इसकी इतना लॉन्ग चेन लेंथ बनने की वजह से ये वेरियस चेन लेंथ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन का एक रीजन है कार्बन कार्बन बॉन्ड का स्ट्रांग होना। कार्बन कार्बन बॉन्ड के स्ट्रांग होने को हम समझ सकते हैं कि इनविजिबल थिकनेस की कार्बन थ्रेड क्विंटल्स ऑफ लोड को होल्ड कर सकता है। A carbon thread of invisible thickness can hold quintals of load, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन का एक रीजन है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म मीन्स द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमिना को जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टी अलग होती है, इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखिए, C4H10। C4H10 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम अरेंज करें तो ये 2 कंपाउंड पॉसिबल हैं, यानी कि ये दोनों कंपाउंड ऐसे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग है, यानी कि दीज आर आइसोमर्स। अब देखिए, आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड होते हुए भी दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो है दिस इज सेम इन बोथ द कंपाउंड। जब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो इनमें सेम है तो आप कह सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ सेम रेशियो में कंबाइन करके भी मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन कर रहा है, लेकिन उसी रेशियो में एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में ये बताया गया था कि जब 2 एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। या कहो किसी भी कंपाउंड में 2 एलिमेंट अगर कंबाइन है तो दोनों का रेशियो बाई मास फिक्स रेशियो होता है। बट यहाँ पे रेशियो तो फिक्स है लेकिन कंपाउंड अलग हो जा रहे हैं। दिस मीन्स कार्बन कैन फॉर्म्स मोर देन वन कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एलिमेंट इन सेम रेशियो। कार्बन पर्टिकुलर एलिमेंट से उसी पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करके भी मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज ड्यू टू आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को ऐसे कार्बन के कंपाउंड का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेम रेशियो में कंबाइन करके भी मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर द मेन रीजन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होने की वजह से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज
हाइड्रोकार्बन. Hydrocarbons means compound of carbon and hydrogen. Second is hydrocarbon derivative. Hydrocarbon derivative. Hydrocarbon derivative means compound of carbon, hydrogen and any other element. मीन्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट होगा तो उसको हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे. अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड. unsaturated. Then सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. मीन्स 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इसी को एल्केन कहते हैं. These are also known as alkanes. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एल्किन एंड एल्काइन. एल्किन एंड एल्काइन. एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्काइल, और कार्बन एटम्स के बीच में ओनली डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे एल्किन्स. नाउ ये जो एल्केन एल्किन एल्काइंस हैं, इन तीनों को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. ओपन चेन एंड क्लोज चेन. ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन कंपाउंड. क्लोज चेन कंपाउंड को हम साइक्लिक कहते हैं और इसे असाइक्लिक कहते हैं. असाइक्लिक मीन्स जिसमें कोई रिंग ना बनता हो, कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो असाइक्लिक, और रिंग का फॉर्मेशन हो रहा तो साइक्लिक. जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एंड एरोमेटिक को फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं हम. बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड. देखिए यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड है इनको हम एक और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. तो ये जो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बनेगा क्लोज चेन स्ट्रक्चर, दिस विल बी ऑलवेज होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में होगा. देखिए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है. अगर कोई कंपाउंड है उसमें क्लोज चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में जो रिंग बन रहा है, इस रिंग में सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व हो रहा है, अदर कोई एटम नहीं है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड. दिस इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्योंकि इस तरह के रिंग में सिर्फ एक ही एटम है कार्बन, इसलिए से हम होमोसाइक्लिक कहते हैं. और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के अलावा और भी कोई एटम हो. लाइक दिस. यहाँ पे देखिए एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन रहा है और इस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के अलावा ऑक्सीजन भी है, तो दिस कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में के कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा एक अदर एटम भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया. और होमोसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आएंगे, हाइड्रोकार्बन
कार्बन्स। ओके, अब देखो जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैं इनको हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ये इनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है। नाउ ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन में जो एरोमेटिक कंपाउंड है अदर देन एरोमेटिक, जो बाकी कंपाउंड है इनको हम नॉन एरोमेटिक या एलिफेटिक कहते हैं। यानी कि इस टोटल कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। जो इनसर्कल किया हमने, दिस इज एरोमेटिक, और ये पूरे जो कंपाउंड बचते हैं इनको हम नॉन एरोमेटिक या एलिफेटिक कहते हैं। चलिए इस क्लासिफिकेशन में हम अगर आपको दो कंपाउंड देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप इन दोनों को बहुत आसानी से पहचान सकते हो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज सैचुरेटेड कंपाउंड एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये एल्कीन है और ये एल्केन है। ये आप लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट हम आपको दो टेस्ट ट्यूब में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दे देते हैं, सैंपल ऑफ द कंपाउंड। यहां पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टेस्ट ट्यूब ए में भी और टेस्ट ट्यूब बी में भी। अब आपको सैंपल तो देखने में एक जैसे दिखेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज सैचुरेटेड एंड विच वन इज अनसैचुरेटेड। आपको दोनों का सैंपल दिया गया है, दोनों में से एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड। तो ऐसे कंडीशन में इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? स्ट्रक्चर होता तो हम आप फॉर्मूले से, स्ट्रक्चर से डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर दिया ही नहीं गया, आपको सैंपल दे दिया गया, सीधे टेस्ट करके बताना है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट में क्या होता है? इसमें 3 टेस्ट हैं। फर्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। देखो ब्रोमीन वाटर मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Br2, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Br2, इसी को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर। दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो ये जो ब्रोमीन वाटर है, अगर हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, तो इसका एडिशन हो जाता है। एडिशन का मतलब समझिए क्या होता है। ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, पाई और सिग्मा जानते हैं हम, आप लोग बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं आप लोग। पाई बॉन्ड बनता है बाई लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, इससे बनेगा पाई बॉन्ड, और बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग एंड पाई बॉन्ड और वीक। तो जहां पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जब हम इसको Br2 से ट्रीट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके ब्रेक डाउन से कार्बन की जो बैलेंसीज खाली होंगी उन बैलेंसीज पे ब्रोमीन के एटम आके अटैच हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये ब्रोमीन कंज्यूम हो गया। हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दिया गया था टेस्ट करने के लिए कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 1 ड्रॉप ब्रोमीन वाटर ऐड किया। ये रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, हमने इसमें ऐड कर दिया। तो जिसमें पाई बॉन्ड होगा यानी कि वीक बॉन्ड होगा उसमें ए ब्रोमीन कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम होने का मतलब इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो जिसमें रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद, देखेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। वही टेस्ट ट्यूब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट
टेस्ट। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट में क्या होता है, देखिए ये होता है KMnO4। KMnO4 का नेचुरल कलर होता है पर्पल, और इसका भी यही कंडीशन है, इसका हम डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं और इसको हम ट्रीट कर देते हैं KMnO4 को किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, दोनों में इसका 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। इसका क्या, डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन, डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन। देन ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, OH ग्रुप आके अटैच होंगे। OH कहाँ से आया, AH2O है, इसमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन लेगा और 2 OH बनाएगा, और वो दोनों OH आके यहाँ जुड़ जाएंगे। जब इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये रिड्यूस होकर बना लेगा K2O एंड MnO2। MnO2 कलरलेस है और KMnO4 पर्पल। तो अगर पाई बॉन्ड हो तो इसका रिडक्शन होगा और इसका रिडक्शन से इसका कलर हो जाएगा डिसअपीयर। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका रिडक्शन नहीं होगा और इसका कलर डिसअपीयर नहीं होगा। तो इस तरह से देखो, जिस टेस्ट ट्यूब में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया गया होगा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाएगा, और जिसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कलर डिसअपीयर नहीं होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन देखिए इन दोनों टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझिए। अगर हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2h। ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स। ये हो गया। नाउ ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल हो जाता है। अब ये इन चारों की शेयरिंग कर सकता है, और इसके पास बैलेंस शेल में यही 4 ऑर्बिटल हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, एक sp हो सकता है। sp कब होगा, जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसके, 2। जब ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसकी अवस्था होगी sp, और इस केस में इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इस केस में क्या, एक s और एक p दोनों ऑर्बिटल मिक्स होकर हाइब्रिडाइज होते हैं, 2 न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। वो दोनों न्यू ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उनके बीच में रिपल्सन होने की वजह से वो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्सन स्टेट यानी कि 180 डिग्री को एक्वायर कर लेते हैं और लीनियर शेप में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अगर एक s और 2 p मिक्स होता है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और वो तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। जो इसका पावर है ना, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एक s और 2 p मिक्स हुआ इसमें, तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3। अब इन तीनों से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस तरह के कंपाउंड में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। और इस केस में ज्योमेट्री कैसी होगी, मिनिमम रिपल्सन स्टेट ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। थर्ड कंडीशन इज sp3। एक s और 3 p ऑर्बिटल कार्बन के मिक्स हो गए तो एक टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल और एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसके अलावा और कोई हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास 4 ही ऑर्बिटल हैं और चारों मिक्स होने के बाद यही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखो यहाँ से आप ये सब बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं आप लोग, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने दोबारा बताया आपको। अब यहाँ पे उसी थ्योरी को हम इस साइक्लोप्रोपेन पे अप्लाई करेंगे। साइक्लोप्रोपेन पे देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। ए हर एक कार्बन पे कार्बन है जो नियर बाई 2 कार्बन से अटैच है और 2 हाइड्रोजन से भी।
तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट इस केस में। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए तो ये ट्रायंगल बना हुआ, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60 डिग्री का और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ज्योमेट्री मिनिमम रिपल्सन स्टेट पे डिपेंड करता है और ये ट्रायंगल के शेप पे डिपेंड कर रहा है। तो जब ये 109 पे होना चाहिए लेकिन 60 डिग्री पे आ गया है तो इन दोनों बॉन्ड पेयर में स्ट्रांग रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन को हम कहते हैं एंगल स्टेन। एंगल स्टेन, ड्यू टू एंगल स्टेन ए बॉन्ड वीक हो जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि Br2 का एडिशन इस पे क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ड्यू टू वीक नेचर ऑफ पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है और इसी पे Br2 का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड भी वीक हो गया, इस पे भी एडिशन हो सकता है। तो अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो इस पे भी ब्रोमीन वाटर का एडिशन हो जाएगा, रिंग ब्रेक करके ओपन चेन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और इससे बन जाएगा ये प्रोडक्ट। इसमें भी ब्रोमीन वाटर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ भी ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। मतलब देखिए अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में एल्किन दिया है और एक टेस्ट ट्यूब में साइक्लोप्रोपेन तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देंगे। आप दोनों टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो ब्रोमीन वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डिसअपियर हो जाएगा, उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा और कलर डिसअपियर होने से आप कहेंगे कि दोनों अनसैचुरेटेड हैं। क्योंकि कलर कौन डिसअपियर करता है? अनसैचुरेटेड। तो फिर कंफ्यूजन ही रह जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये टेस्ट है ये हमको जस्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहा है। इस टेस्ट को देखिए एक बार, अगर हम यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लेते हैं तो साइक्लोप्रोपेन का वही कहानी यहाँ भी होगा, सेम स्टोरी। कैसे? एंगल स्टेन, यहाँ पे भी बॉन्ड वीक है और यहाँ पे वीक है तो यहाँ भी ये क्या करेगा, KMnO4 को डिकलराइज करेगा और KMnO4 का कलर डिसअपियर होगा और इसका ओपन चेन कंपाउंड बनेगा लाइक दिस। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड बन जा रहा है इसकी वजह से KMnO4 का कलर डिसअपियर हो जाएगा, इससे MnO2 एंड K2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कलरलेस है तो कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा। तो दिस इज अगेन नॉट गिविंग जस्टिफाइड रिजल्ट। यानी कि अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में हम साइक्लोप्रोपेन दे दिए और एक टेस्ट ट्यूब में एल्किन दे दिए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इन दोनों टेस्ट से। तो ये टेस्ट हमको जस्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये किसी काम के नहीं है, इसका यूज है टेस्ट का। अभी समझाएंगे आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अब देखो हम इसके बाद थर्ड टेस्ट की बात करते हैं। थर्ड टेस्ट है इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट, इग्निशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्लेम पे बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक स्पैचुला। मेटेलिक स्पैचुला से ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठाएंगे और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करके बर्न करेंगे। मान लो ये फ्लेम है, इस फ्लेम के ऊपर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेटेलिक स्पैचुला से ले जाएंगे और यहाँ पे इसको बर्न करेंगे। दिस इज मेटेलिक स्पैचुला। तो जब ये बर्न होगा तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी एक फ्लेम बनेगा। हमने आप लोग को बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवेलेंट एंड कंबेंसिबल कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंबेंसिबल है ये तो बर्न होंगे और बर्न होंगे तो इनका भी एक फ्लेम बनेगा। इस फ्लेम में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पे ब्लैक फ्यूम निकल रहा है। अगर ब्लैक फ्यूम निकल रहा है तो इसे हम कहते हैं सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, सूट मतलब होता है कालिक, मतलब ब्लैक। अगर ब्लैक फ्यूम निकल रहा है तो हम इस फ्लेम को कहते हैं सूटी फ्लेम, और सूटी फ्लेम है तो हम कहते हैं कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। और अगर नॉन सूटी फ्लेम है तो नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम मीन्स जो फ्लेम है इसमें ब्लैक फ्यूम नहीं बन रहा है। फ्लेम तो है लेकिन उसमें काला धुआं नहीं बन रहा है, ब्लैक फ्यूम नहीं बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड इज सैचुरेटेड।
तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इग्निशन टेस्ट में आपको अगर सूटी फ्लेम मिलेगा तो आप कहोगे कंपाउंड सेचुरेटेड है, सॉरी अनसेचुरेटेड है। अगर आपको सूटी फ्लेम नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कंपाउंड सेचुरेटेड है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इग्निशन टेस्ट से जस्टिफाई कर सकते हो कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। आपको ये दोनों टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। दिस इज जस्टिफाइड टेस्ट। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड का टेस्ट करने के लिए आपको इनकी जरूरत होगी। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है और एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को कैसे पहचानेंगे एक्सपेरिमेंटली।